बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ अगली नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है 051-922-4900। इस नंबर पे आप बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से, और वो जो 2 ऊपर के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं। उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी जिसने हमें एडवाइज़ किया, मुसलसल साइंटिफिक फ़ैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में। और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए, मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो
جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے, کبھی لاک ڈاؤن نہ کریں. ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی. آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں, غربت دیکھیں, ان کی معیشت کا حال دیکھیں. وہ کدھر تھی, پاکستان کدھر تھا. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی, کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا, سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا, لوگ ٹریول کس طرح کریں گے, باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے. انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا, جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ہم جانے والے لوگ. تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا, اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں. انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں, جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں, ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے, اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے, تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں, تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی. تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے, دونوں طرف مسئلے ہیں, ایک طرف معیشت ہے, ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے, تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے. تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو, مثلا شادی, جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے, ریسٹورنٹس میں تیزی سے, تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں. اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں, اسکول بھی نہ کھولیں, کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے. تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے, ویکسینیشن, ٹیکے لگانے کا. ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں, اور جن کے نہیں لگے, اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں, آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے. ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ, لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے, ٹیکہ لگانا. اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا. لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی, پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کریں گے, کہاں سے؟ جی میں کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے, میرے شوہر کالج سے وائس پریزیڈنٹ. جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے, میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں, اور وہ اب والد کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں, بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں, کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی, اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000. یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر, اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سعید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں, جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاٹن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے
अब तक के ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी शफाफ बेलोस मुखलिस और दिले वज़ीर आज़म से बात करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी फराखदिली के साथ 270 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दिया जीबी को, जिसमें हमारे वज़ीर आला का भी हाथ है, उनकी कोशिशें हैं। मैं बल्तिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 3 अहम मसाइल की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इन पर खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। पहला मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत पसमानदा और दूर उफ्तादा इलाका है और भुट्टो मरहूम की हुकूमत में सब्सिडी गंदम पर दी गई थी। उस वक्त की आबादी और आपकी आबादी में बड़ा फर्क है, आज दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें खातिर ख्वाह इजाफे की जरूरत है। दूसरा मसला ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इन इलाकों में सयाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहली मरतबा मुल्क के तमाम शहरों से परवाजें आ रही है, बैरूनी परवाजें भी शुरू होने वाली है और बाई रोड भी लोग सयाह बहुत से इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम में पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की जरूरत है। छोटी सी इंतजामिया इन पे काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कॉलर्स से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं काशिफ जवेद बात कर रहा हूँ गुजरनावाला से। जी क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम मजहब से मेरा ताल्लुक है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि कर्ता दराज से नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अक़लियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हुकूक है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब कहीं आप तो इधर उधर से कॉल नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती ही नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं। लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहां पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न्स को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें, कौंसिल
सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं। वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-9224900 ये नंबर है। हम ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से टूल अर्थ से लोग कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरसीज से भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं। हमने लाइंस बढ़ा दी हैं, ये एक नंबर जो है इस पे 10 लाइंस अब हो गई हैं, लेकिन बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जहांगीर बोल रहे हैं दुबई से। जी जी, क्या बात करेंगे वजीर आजम साहब से आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जहांगीर बोल गुलामदीन दुबई से बोल रहा हूँ सर। मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आ रही है आवाज? मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ सर। ठीक है जी। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आप मैं रिटायर आर्मी रिटायर हूँ, तो मैं इधर दुबई में आके थोड़ा जॉब लिया और मेरी पेंशन बंद हो गई है। पहले 30 महीने बंद की रही है और मैं छुट्टी किया, जाने के बाद वो बहाल की उन्होंने, मेरे काफी सारे पैसे लगे उसके ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो हमसे NOC मांग रहे हैं, तो NOC हमारे पास तो नहीं, हम सफारतखाने से कागजात के भेजते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई कॉल करेगा, आप अपनी पूरी तफसील दें और इंशाल्लाह हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सुबेदार अमीदुल्लाह बोल रहा हूँ कोर्ट से। जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर मेरा ये है कि मैं फौजी हूँ, मैंने 34 साल आर्मी में नौकरी की है, तो 65-71 वार में भी हिस्सा लिया है। जब मैं 34 साल के बाद आया तो मेरा बड़ा भाई है, उसने हमारे सारे भाई जमीनों पे कब्जा किया और अभी तक जो है ना उसने अपने पास जमीनें रखी है, मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर कोई अदालत में गए हैं, कोई आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई की है? सर 97 से मैं अदालत में फिर रहा हूँ। 97 से अदालत? हाँ, 97 से कह रहे हैं अदालत में गया हूँ। तो इसकी आपकी हम इस तरह करेंगे कि आपकी तफसील ले लेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका केस आगे बढ़े। जी, कंट्रोल रूम में आपका नंबर है, तो आपसे वज़ीर आज़म ऑफिस की जो टीम है वो रब्ता करेगी। जी, आप हमसे रब्ता कर रहे हैं 051-9224900 इस नंबर पे। साथ ही में सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवालात पोस्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अपनी जो अगली हमारी ये
आपका वज़ीर आज़म प्रोग्राम होगा, उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए, और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। जी, उसके साथ एक और नंबर भी आप नोट फरमा लीजिए का। सिटीजन पोर्टल पे एक तो ऐप है, वो आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक टेलीफोन नंबर भी है जिस पे आप राब्ता करके अपनी शिकायत वहां पर भी दर्ज करवा सकते हैं, और वो नंबर है 051-9000111 9000111। ये नंबर है जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब से बात कीजिएगा जी। सर मोहम्मद बख्श राजनपुर से बात कर रहा हूँ। खान साहब खैरियत से हैं? ठीक है सर। जी मेहरबानी, शुक्रिया। खान साहब, मेरी अर्ज है कि मैं वफाक की जमीन काश्त करता हूँ, एक आम काश्तकार और अनपढ़ इंसान हूँ। मैंने ठेके पे ली हुई है, हर साल मैं उसके पैसे भी अदा करता हूँ, सारा कुछ। हुकूमत की 19 और 20 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, हमारी फसलों का नुकसान हुआ था, उसमें इमदाद दी गई थी, मुझे शामिल नहीं किया गया, जबकि मैं कमा के खुद हुकूमत को देता हूँ। और दूसरी बात यह है खान साहब के पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो असर रसूख वाले लोगों को मिल रही है मिली भगत के साथ। मैंने सेक्रेटरी लाहौर तक अपने जोर लगाए हैं, दरखास्तें दी हैं, फोन भी किया है, किसी ने नहीं सुनी। हम काश्तकार हैं, हम एक मान बेचने जाते हैं तो हमसे 1 किलो इजाफी लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती। काश्तकारों को जबकि 600 रुपये 1 लाख के पीछे इनकी ऑनलाइन पेमेंट आती है, टैक्स भी ले लेते हैं। इसका आपको अभी इसके बाद, प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है, और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, और ये भी पता चलवाएंगे कि जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखें, एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं। देहात के अंदर ख़वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया है कि कितने घराने हैं इस मुल्क में, जिनकी कितनी आमदनी है, फिर उससे ऊपर कितने घराने हैं, फिर उससे ऊपर। अब हमारे पास डेटा ऐसा आ गया है कि हमें अब डायरेक्ट लोगों को यानी हमें पता चल जाएगा, मसलन अगर आटे की कीमत ऊपर जाती है तो कौन से घराने होंगे जो ज़्यादा मुतासर होंगे, जिनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है खाना पीने की चीज़ों के ऊपर, तो उनको फिर हमने डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे। और ये दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा, उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, यानी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा।